हम नौवां टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सभ्यता का अंत। कई बार पेपर में पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताइए। तो पतन का मतलब यही होता है कि सभ्यता का समाप्त होना। इसके लिए आप थर्ड पैराग्राफ जो है इसका यहाँ से अंडरलाइन करना शुरू करेंगे। नौवें टॉपिक का थर्ड पैराग्राफ, उसमें सेकंड लाइन में जैसे लिखा हुआ है जलवायु परिवर्तन, ये अलग अलग कारण हैं जो कि सोचे गए कि शायद सभ्यता के पतन के ये कारण रहे होंगे। जैसे कि पहला है जलवायु परिवर्तन, फिर दूसरा उसके साथ ही लिखा हुआ है वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, जैसे बाढ़ आ गई तो उसमें सब खत्म हो गया, नदियों का सूख जाना या फिर मार्ग बदल लेना, या और नेक्स्ट लास्ट है भूमि का अत्यधिक उपयोग। तो ये सारे पॉइंट्स आप अंडरलाइन कर लो और अगर पतन के कारण पूछे जाएंगे तो आपने यही लिखने हैं। अब आप नेक्स्ट आ जाओ 10.1 में कनिंघम का भ्रम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो अब आप समझेंगे कि कनिंघम का भ्रम क्या था। भ्रम का मतलब होता है उसको क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो अब आप इसमें शुरुआत से ही आप अंडरलाइन करना शुरू करेंगे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम। तो ये जो लाइन है ये अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि कनिंघम कौन थे। तो आपका आंसर हो जाएगा कि कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। अच्छा, उन्होंने क्या किया था 19वीं शताब्दी के मध्य में। 19वीं शताब्दी का मतलब होता है 1800 से 1900 के बीच का टाइम, यानी कि लगभग 1850 के आसपास की बात है। तो उन्होंने पुरातात्विक उत्खनन शुरू करे। तो वे जो है लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे, यानी कि जो उनको लिखित स्रोत मिले, कोई साहित्य मिला या कोई अभिलेख मिले, तो लिखित में जो मिलता था वो उसी को ही मानते थे। नेक्स्ट, आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। यानी कि अब ये चीनी जो हैं ये आए थे 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में, जबकि हड़प्पा सभ्यता तो उससे बहुत बहुत ज़्यादा पुरानी थी। तो उस समय चीनी यात्रियों का कोई मतलब ही नहीं था। तो उन्होंने अपना जो माना कि भाई भारत का इतिहास कितना पुराना है, तो उसके लिए उन्होंने जो चीनी तीर्थयात्रियों ने जो वृत्तांत छोड़ा था उसका उन्होंने प्रयोग किया। अगले पैराग्राफ पे आ जाओ। हड़प्पा जैसा पूरा स्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। यानी कि कनिंघम ने जो भी सर्वे किया, जो भी पता लगाया, तो उसमें हड़प्पा इसलिए नहीं आता था क्योंकि हड़प्पा में चीनी तीर्थयात्रियों का कोई यात्रा कार्यक्रम तो हुआ नहीं था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंची भी थी, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि ये पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन थी। कभी कभी अगर उन्हें कोई पुरानी वस्तु हड़प्पा के समय की मिल भी जाती थी तो वो ये समझ ही नहीं पाते थे कि ये वस्तु इतनी पुरानी भी हो सकती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी। एक मोहर जो हड़प्पा के समय की थी वो कनिंघम को दी गई। उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। इस लाइन का मतलब ये है कि उन्हें जो मोहर मिली थी ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का कोशिश की, यानी कि उन्होंने उस मोहर को उस समय का माना जिस समय से वे जानते थे भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास वो जितना पुराना मानते थे, उन्हें लगा ये मोहर उस समय की है। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था
कि भारत का जो इतिहास है उसका प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। तो यहाँ तक आप अंडरलाइन करेंगे। और फिर लास्ट लाइन कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। तो अभी ये जो अभी हमने 10.1 पढ़ा है, इसमें एक क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें बताया था कि आ जाता है कि कनिंघम कौन थे, और इस तरह भी कई बार आ जाता है कि कनिंघम किस प्रकार हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाए। इस तरह भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। या कई बार इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो कनिंघम थे उन्होंने कौन से स्रोतों का इस्तेमाल किया। तो उसमें वो चीनी यात्रियों ने के वृत्तांतों का इस्तेमाल किया, ये आ जाएगा। तो अब इसमें आपने ये जो कुछ भी अंडरलाइन करा है वही इसका आंसर हो जाएगा कि भाई वो हड़प्पा के महत्व को क्यों नहीं समझ पाए, उसमें वो अंडरलाइन वाला सारा पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है 10.2 एक नवीन प्राचीन सभ्यता। इसमें आप पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। अब इसमें आप यहां से अंडरलाइन करें, 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंध थी। यानी कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा में जो मोहरें निकाली तो वो जो मतलब माना गया था इतिहास उससे बहुत ज़्यादा पुरानी थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। और एक और दूसरे जो पुरातत्वविद थे राखाल दास बनर्जी, उन्होंने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। यानी कि दयाराम साहनी को मोहरें कहाँ से मिली? हड़प्पा से। और राखाल दास बनर्जी को मिली मोहनजोदड़ो से, और दोनों मोहरें एक जैसी थी। तो इससे अनुमान लगा कि ये दोनों जो स्थल हैं ये एक ही पुरानी संस्कृति के हिस्से थे। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लो। उसके बाद इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन में आ जाओ आप। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी। तो इसमें आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो यही बनता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किन 3 विद्वानों के नेतृत्व में हुई। तो किन 3 विद्वानों में नाम आ जाएगा? दयाराम साहनी का, राखाल दास बनर्जी का और जॉन मार्शल का। सेकंड क्वेश्चन आपका ये बनता है जॉन मार्शल कौन थे? तो उसका भी यही आंसर है कि वे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि 1924 में किसने सिंधु घाटी में नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की? तो किसने का आंसर जॉन मार्शल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो सभ्यता मिली ये किसके समकालीन मानी गई? तो ये मेसोपोटामिया के समकालीन मानी गई। समकालीन का मतलब, काल कहते हैं समय को, तो समकालीन का मतलब ये है कि जिस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसी समय भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता थी। तो ये आपके ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब इसमें आप ये लास्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। मार्शल पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे।
इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों में संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी वस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत किया जाता था। इसको अंडरलाइन कर लो। ये क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि ये जो मार्शल ने जो भी उत्खनन के काम करे तो उसमें क्या कमी थी। तो ये स्तर विन्यास को अनदेखा करते थे। स्तर विन्यास का मतलब होता है कि जैसे लेवल देखना, जैसे ज़मीन के नीचे एक परत है, दूसरी परत है, उसके नीचे तीसरी परत है, तो जितना ज़्यादा हम नीचे चाहते जाते हैं उतनी ज़्यादा पुरानी वस्तुएं हमें मिलती रहती हैं। तो ये उन्होंने उस चीज़ को अनदेखा करके ये क्षैतिज के साथ उत्खनन करते थे। क्षैतिज का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ उन्होंने जब उत्खनन किया तो उससे क्या हुआ कि कई बार दो अलग अलग जो परतें थी, जो अलग अलग दो लेवल थे, उनकी जो चीज़ें थी उनको एक ही समय में रखा गया। जैसे जितना हम नीचे का लेवल है वो ज़्यादा पुराना होगा, तो लेकिन क्षैतिज इकाइयों में जब हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू इन्होंने उत्खनन किया तो उसमें दो चीज़ें जो अलग अलग लेवल की हैं, अलग अलग स्तर की हैं, उनको एक ही लेवल का मान लिया गया। तो ये इनके तरीके में कमी थी। नेक्स्ट आ जाओ 10.3 में। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने R.E.M. व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। ये जो स्तर विन्यास को उन्होंने अनदेखा कर दिया था, इस समस्या का निदान R.E.M. व्हीलर ने किया। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि R.E.M. व्हीलर कौन थे। तो ये 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे। एक क्वेश्चन ये आ जाता है कई बार कि R.E.M. व्हीलर का भारतीय पुरातत्व में क्या योगदान रहा। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो उसी का आंसर हो जाएगा कि उनका क्या योगदान रहा था। तो इसमें आप पूरा पैराग्राफ, आप इसको पूरे पैराग्राफ को आप अंडरलाइन करेंगे। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने R.E.M. व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। यानी कि इन्होंने क्षैतिज को ना देखते हुए स्तर विन्यास को देखा, वही अलग अलग परतों का, जैसे मैंने तुम्हें बताया। सेना के ये पूर्व ब्रिगेडियर थे, इसलिए उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। तो आप ये सारा अंडरलाइन कर लो। इसके बाद आप नेक्स्ट आ जाओ। इलेवन 11.1 में जो सेकंड पैराग्राफ है ये आप अंडरलाइन करो। किसी पुरा वस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। मनके, चक्कियाँ, पत्थर के फलक और पात्र इसके उदाहरण हैं। पुरातत्वविद किसी पुरा वस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से करते हैं जिसमें वह मिली थी। क्या वे घर में मिली थी, नाले में, कब्र में या फिर भट्टी में। यानी कि कोई भी पुरानी वस्तु है वो कहाँ मिली है, इससे भी वो इस बात का अनुमान लगाते हैं कि वो वस्तु कहाँ पर उपयोग होती होगी। एक तो ये तरीका था अनुमान लगाने का। दूसरा ये कि आज के टाइम में जो वस्तुएं हैं जिस तरह से यूज़ होती हैं उसके साथ उसको कंपेयर किया जाता था। नेक्स्ट 11.2 पे आ जाओ। 11.2 जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसमें उनके धार्मिक प्रथाओं की बात हो रही है, हड़प्पा सभ्यता की। तो कई बार हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में पूछा जाता है, तो 11.2 में ही उसका आंसर बनेगा।
या अभी आगे बताएंगे, एक और क्वेश्चन इसमें बनता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ पर ही आ जाओ आप। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी मृण मूर्तियां, जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे, शामिल हैं। यानी कि उन्हें आभूषणों से लदी हुई नारी की मूर्तियां मिली। इन्हें उन्होंने मातृ देवियों की संज्ञा दी। तो जो उनको मूर्ति मिली मिट्टी की नारी की जो आभूषणों से लदी हुई है, उन्होंने उसको मातृ देवी की संज्ञा दी। मातृ देवी का यानी कि नाम दिया। तो इसका मतलब उन्होंने ये मान लिया कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। मोहरों, जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। मोहरों को स्टडी करके, मोहरों का अध्ययन करके भी ये जानने की कोशिश की गई कि उस समय के जो लोग थे उनकी क्या धार्मिक प्रथाएं होती थी। जैसे कि कुछ मोहरों पर अनुष्ठान के दृश्य मिले हैं। अनुष्ठान जैसे यज्ञ वगैरह करने के, पूजा वगैरह करने के दृश्य मिले हैं। और कुछ मोहरें ऐसी थी जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण थे, यानी कि पेड़ पौधे बने हुए थे। वो इस बात की ओर संकेत करते हैं, पेड़ पौधों का बना होना, कि वो प्रकृति की पूजा भी करते थे। तो अभी आपने जितना पढ़ा उसमें एक तो ये कि वो मातृ देवी की पूजा करते थे क्योंकि ऐसी मूर्तियां मिली। दूसरा, मोहरों पे अनुष्ठान के दृश्य मिले, उससे उनका पता चला कि वो पूजा किस तरह करते थे। या मोहरों पर पेड़ पौधे मिले जिससे पता चला कि वो प्रकृति की पूजा करते थे। आगे, मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं। कुछ मोहरों पर, आप ऐसे करो, कुछ मोहरों से अंडरलाइन करो, कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा भी दर्शाया गया है। यानी कि कुछ मोहरों पर एक आकृति थी जिसमें योगी की मुद्रा में पालथी मारकर बैठा हुआ है और उसके आसपास जानवर हैं। तो उसको आद्य शिव यानी कि हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है, यानी कि उसको शिव माना गया। और पत्थर की जो शंकु के आकार की वस्तुएं थी उनको लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो अभी आपने जितना पढ़ा है इसमें, उसमें आपने एक मातृ देवी की पूजा का पढ़ा, एक आपने प्रकृति की पूजा का पढ़ा कि वो प्रकृति की पूजा करते थे, एक आपने पढ़ा कि अनुष्ठान के दृश्य थे, उनसे भी उनका धार्मिक प्रथाएं पता चली, और एक आपने पढ़ा कि एक पालथी मानकर योगी की मुद्रा में बैठा हुआ था जिसे शिव का नाम दिया गया। शंकु के आकार की जो वस्तुएं थी पत्थर की, उन्हें लिंग के रूप में उसको माना गया। तो ये हम सारा उनका क्या पढ़ रहे हैं, धार्मिक उनकी प्रथाएं पढ़ रहे हैं। तो अगर धार्मिक के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपने ये जितना भी अभी अंडरलाइन करवाया है वो सब आपने इसमें लिखना है। और अब आपने जो है ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है, और आपको इस चैप्टर में अब जो भी प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हैं।